नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रवीन एकेडमी में। आप पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी मेरे साथ रविंद्र सिंह के साथ। पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो इन कॉन्सेप्ट को जब हम सीख लेंगे तो हमारा मेंस का क्वेश्चन हो या प्रीलिम का क्वेश्चन हो, मेंस का क्वेश्चन है तो लिखने में आपको आसानी हो जाएगी और प्रीलिम का क्वेश्चन है तो ऑप्शन चुनने में आपको बहुत ही सुविधा होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चारों लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप रविन एकेडमी के एप्लीकेशन में जाकर इन चारों लेक्चर को आप देख सकते हैं। रविन एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और अगर ऑनलाइन क्लास आपको डिटेल में करनी है, प्री मेंस बहुत ही अच्छे तरीके से और ज़्यादा पढ़ना है तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको सारे कोर्स उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी यदि कोई आपको जानकारी चाहिए, कोई क्वेरी है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, हमारी टीम आपको सजेस्ट कर देगी, सारी समस्या का समाधान करेगी। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आर्थिक विकास की माप। तो आर्थिक विकास तो हमने समझ लिया, इकोनॉमिक ग्रोथ भी समझ लिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझ लिया, लेकिन हम कैसे मापेंगे कि कोई देश जो आर्थिक विकास में काफ़ी आगे है, कोई देश आर्थिक विकास में पीछे है, तो उस आधार पर हम उसको विकसित या विकासशील या पिछड़ा देश कहते हैं। कैसे हम कंपैरिजन करेंगे? तो आज का जो लेक्चर आप सीखने वाले हैं उसमें आप ये तय कर लोगे कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकासशील है, कौन सा देश पिछड़ा हुआ है। क्लियर? तो आर्थिक विकास की माप यहाँ पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ओके, थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, हो सकता है आर्थिक विकास की माप भी अभी यहाँ पर 2 लेक्चर में कंप्लीट हो। तो आर्थिक विकास की माप कैसे मापेंगे, क्या चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चूंकि डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें हम नॉन इकोनॉमिक फैक्टर यानी गैर आर्थिक जो कारक हैं, जो चर हैं, वेरिएबल हैं, उसको हम यहाँ पर मापने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला है आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। आप सोचेंगे ये टर्म, ये जो हमने लिखा है ये काफ़ी भारी भरकम है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है, अभी हम लोग समझेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेसिक नीड्स अप्रोच। बेसिक नीड्स अप्रोच। बने रहिए मेरे साथ अंत तक, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इकोनॉमी का डर भाग जाएगा। यूपीएससी के क्वेश्चन से लड़ने की, टकराने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। न केवल आप उससे लड़ेंगे, न केवल टकराएंगे, बल्कि आप उसे फोड़ भी देंगे, बहुत अच्छा कर देंगे। क्योंकि हम आपको इकोनॉमिक्स नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको वो यहाँ पर सिखा रहे हैं, वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो यूपीएससी में पूछी जाती हैं, उसके लिए ज़रूरी है। हमें इकोनॉमिस्ट बिल्कुल नहीं बनना। हम हर क्लास में आपका भ्रम दूर करते हैं, अर्थशास्त्री हमें नहीं बनना। ठीक है, चलो। बेसिक नीड्स अप्रोच। सेकंड, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI। क्या बोलेंगे शॉर्ट में? एब्रीविएशन इसका क्या होगा? PQLI। PQLI शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं। तीसरा है क्रय शक्ति समता विधि। क्रय शक्ति समता विधि। परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड। ट्रिपल पी इसको कहते हैं। इसका जो एब्रीविएशन होता है वो ट्रिपल पी होता है। ट्रिपल पी आप देखते हैं, कभी आप करंट अफेयर में पढ़ेंगे, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, कि इंडिया ट्रिपल पी के आधार पर कौन से स्थान पर आ रहा है।
तो ये ट्रिपल पी हम यहाँ पर समझेंगे ये क्या होता है ना। परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड से हम पता करते हैं आर्थिक विकास की माप को। नेक्स्ट, निबल आर्थिक कल्याण। निबल आर्थिक कल्याण आर्थिक कल्याण नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, क्लियर। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक एब्रिविएशन होता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो मानव विकास सूचकांक है इसकी रिपोर्ट आती रहती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें मानव विकास सूचकांक दर्शाया जाता है और उसमें आता है कि इंडिया का मानव विकास सूचकांक ये है और भारत इसके आधार पर मध्यम विकास की श्रेणी में आता है। ऐसा लिखा रहता है आप करंट अफेयर में जब आप पढ़ोगे मैगजीन में या न्यूज़पेपर में। ये HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है, उसमें HDI के माध्यम से दिखाया जाता है कि भारत मध्यम विकास की श्रेणी में आता है ना। अमेरिका, यूरोपियन कंट्री ये उच्च विकास की श्रेणी में आते हैं, ऐसे करके उसमें रहता है। तो इससे आप जब इसको अभी डिटेल में समझोगे तो आप सब सीख जाओगे। खुशहाली सूचकांक। खुशहाली सूचकांक है ना, कितने खुश रहते हैं हम, क्यों भाई। डेवलपमेंट की निशानी खुश रहना भी है क्या? अरे बिल्कुल है, वो तो ज़रूरी है। तो खुशहाली सूचकांक भी एक तैयार किया जाता है। हैप्पीनेस इंडेक्स, क्या कहते हैं, HI, हैप्पीनेस इंडेक्स, एब्रिविएशन HI, क्लियर। सामाजिक प्रगति सूचकांक, सामाजिक प्रगति सूचकांक। ये इतने मेथड हैं जिसके आधार पर हम पता कर लेते हैं कि हम विकास की किस श्रेणी में हैं। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, जैसा चाहें वैसा कर लीजिए, लेकिन नोट्स जरूर बनाइएगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में नोट्स आप बना सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। पहले आप इस लेक्चर को, वीडियो लेक्चर को आप पहले एक बार देख जाओगे, पूरा अच्छे से समझ लोगे, सुन लोगे, कुछ नहीं लिखना है। फिर दोबारा सेकंड राउंड में आप इसको चला के फिर आप पॉज कर करके इसका नोट्स या स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स आप बना सकते हो। नोट्स जब तक नहीं बनाओगे तब तक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी हैंड राइटिंग में आप जरूर लिखो। तो हम किसी भी देश को विकास की स्थिति चेक करने के लिए, किसी भी देश की विकास की स्थिति को चेक करने के लिए हम ये 7 तरीके अपनाते हैं। तो आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, बेसिक नीड्स अप्रोच की स्थिति के आधार पर हम देखें भारत कहाँ पर ठहरता है विकास की श्रेणी में, है ना। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक या सूचकांक, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI में हम विकास अगर चेक करें, PQLI अगर हम पता करें भारत का, तो इसके आधार पर हम कहाँ पर ठहरते हैं विकास में, है ना। कितने कंट्री से आगे हैं, कितने कंट्री से हम पीछे हैं। ओके, अभी आपको लग रहा होगा ये है क्या। बिल्कुल, अभी हम इसको डिटेल में अभी घुसते हैं, अभी इसके अंदर, है ना, डिटेल में चलेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर हम दुनिया की किस नंबर की अर्थव्यवस्था है प्रेजेंट टाइम में। तो सबसे पहले आपको PPP समझना पड़ेगा, है ना। परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड को समझना पड़ेगा। इसके आधार पर हम कैसे चेक करेंगे कि हम विकास की किस अवस्था में आते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से हम विकास की किस अवस्था में आते हैं, तो विकास की मध्यम श्रेणी की अवस्था में आते हैं आज की डेट में मानव विकास सूचकांक के माध्यम से। निवल आर्थिक कल्याण, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर की स्थिति हमारी क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं, पहले इन सभी को एक एक करके समझते हैं। मैंने पहले ही कहा क्लास थोड़ा लंबा होगा, तो ये जो
आर्थिक विकास की माप है। इस पर 2 लेक्चर होंगे, तो मेंटली आप लोग प्रिपेयर रहिए। लगभग 45-50 मिनट का एक लेक्चर होगा और इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। अगर अच्छे से समझे रहेंगे, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे, तो हम प्रीलिम का क्वेश्चन तो ऐसे ही टिक मार देंगे, लेकिन मेंस का क्वेश्चन भी हम फोड़ देंगे, उड़ा देंगे। कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, अभी हम पढ़ने के बाद क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर आप पहले सीखो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। फिर अगर आपको लगता है कि हमें और डिटेल में पढ़ना है, मेंस के क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, तो आप फिर हमारे एप्लीकेशन पे आ जाइए और हम आपका हाथ पकड़ के ले चलेंगे। ठीक है, वहाँ पर लिखना सिखाएंगे, कैसे आप क्वेश्चन को लिखेंगे, कैसे क्वालिटी राइटिंग करेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं बेसिक नीड अप्रोच की। इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये जो अप्रोच है ये किसने डेवलप की थी, कब डेवलप की थी? तो 1970 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। तो 1970 में वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो ये हमारा पीटी का फैक्ट हो गया। पूछ देगा कि बेसिक नीड अप्रोच इसको किसने डेवलप किया था? विश्व बैंक ने 1970 में। तो ये प्रीलिम का फैक्ट हो गया। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है बेसिक नीड्स। तो अगर हम लोग ट्रेडिशनल इसकी लिस्ट देखें बेसिक नीड की, वो क्या है? तो पारंपरिक सूची की अगर बात करें, पारंपरिक सूची, पारंपरिक का मतलब जो शुरुआती दौर की बातें हैं, तो बेसिक नीड्स की जो लिस्ट है, बेसिक नीड्स की अगर लिस्ट की हम बात करें, तो मानव के जीवन में क्या बेसिक नीड्स हैं, क्या आधारभूत आवश्यकताएं हैं? तो अगर हम लोग थोड़ा पीछे चले जाएं 60-70 के दशक में, अगर 60-70 के डिकेड में अगर हम लोग चले जाएं, तो इस तरीके की बेसिक नीड पर मूवी भी बनी है बॉलीवुड में। क्या मूवी है? जैसे आपने सुना होगा रोटी कपड़ा और मकान, एक मूवी आई थी बॉलीवुड में, रोटी कपड़ा और मकान। ये मूवी हमें बताती है कि जिस टाइम ये मूवी बनी थी, उस समय हमारे देश की, हमारे समाज की क्या ज़रूरतें थी, बेसिक नीड क्या थी। रोटी मिल जाए, यानी भोजन मिल जाए, फूड, रोटी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? फूड। और कपड़ा है ना पहनने के लिए, और मकान यानी आवास। ये 3 हमारी बेसिक नीड हुआ करती थी। अभी नहीं, ट्रेडिशनली अगर देखा जाए, पर अभी भी है ये तो बिल्कुल बेसिक है, बेसिक में भी बेसिक है ये आज की डेट में। तो शुरू में हमारी यही बेसिक नीड थी। अगर किसी के पास घर है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं और भूख मिटाने के लिए भोजन मिल रहा है, तो कहता था मैं बहुत खुशी हूँ, मैं बहुत सुखी इंसान। तो वो अपने आप को कहता था मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, अच्छे से पूरी हो रही हैं। इट मीन्स हम विकास की अवस्था में हैं। अब इनमें से किसी की अगर कोई एक नीड नहीं है, मतलब एक नीड है ही नहीं, नीड तो है मतलब वो उपलब्ध नहीं है, तो फिर कहेंगे आप बड़ी दीनहीन स्थिति में हैं। आज की डेट में भी अगर भारत को हम चेक करें, रोटी सभी को नहीं मिल रही है। ध्यान दीजिएगा, जो बेसिक में भी बेसिक नीड है वो भी आज अभी पूरी नहीं है। आप ध्यान से देखिए, स्टडी करिए,
भारत के समाज का अध्ययन करिए, देखिए, जाइए, समाज में पता चलेगा। रोटी नहीं है, कपड़े नहीं हैं बहुत लोगों के पास, और बहुत लोगों के अपने मकान नहीं है। अब देखो कितनी, अब हम क्या कहेंगे, इस आधार पे भारत क्या विकसित है? बेसिक नीड अप्रोच के माध्यम से क्या इंडिया विकसित है? नहीं विकसित है। बहुत सारे और भी देश, यूरोपियन कंट्री के, अगर हम लोग वहाँ पर चेक करें इन नीड को, तो शायद वहाँ पर हो पा रही हैं। अमेरिका हो पा रही, कनाडा हो पा रही है, लेकिन अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री हैं वहाँ पर ये नहीं है। अरे एशिया, हम इंडिया की बात कर लेते हैं, नहीं। तो क्या बेसिक नीड अप्रोच के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से यदि हम भारत के विकास की अवस्था को पता करें, तो क्या हम कह सकते हैं हम विकसित हैं? ये तो बेसिक में भी बेसिक नीड है। अभी हम आज जो नवीनतम जो सूची है इसकी, ये तो अभी ट्रेडिशनल सूची की बात की है। जो नवीनतम सूची है वो क्या है, उसको भी अगर हम रख देंगे तो इसमें बहुत पीछे हो जाएंगे। अब समझिए, जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, ये तो ट्रेडिशनल वालों ने बताया कि ये 3 नीड्स होती हैं हमारी, और ये जिसके पास अच्छे से पूरी हो रही हैं वो ठीक ठाक अवस्था में है। अब सोचो जरा, आज की डेट में 2022 खत्म हो रहा है, हम लोग 2023 में जस्ट एंट्री मारने वाले हैं 20-25 दिन बाद। तो क्या आज हमारी बेसिक नीड यही है क्या? अगर किसी को रोटी मिल रही, कपड़ा मिल रहा, मकान मिल रहा है, तो उसको तो हम बड़ा दीनहीन मानेंगे। अगर ये 3 चीज़ें मिल रही हैं तो वो विकसित नहीं है, वो दीनहीन है। क्यों? क्योंकि जो आधुनिक अर्थशास्त्री है, मॉडर्न जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ आज कुछ बेसिक नीड्स और हो गई हैं। आज की बेसिक नीड्स क्या हैं? तो आधुनिक सूची अगर हम बात करें बेसिक नीड की, आधुनिक सूची की अगर हम लोग बात करें बेसिक नीड्स की, तो वो आपको और ज़्यादा इसमें चीज़ें मिल जाएंगी। ये तो होंगी, ये तो कंटिन्यू होंगी। इसके अलावा क्या होंगी? देखो समझो, इसके अलावा क्या होंगी? इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन, स्वच्छता यानी सैनिटेशन, और अगर हम लोग आज की डेट में बात करें, क्या हमारी बेसिक नीड में इंटरनेट नहीं है? आज तो बेसिक नीड बन गया है ना। कोविड के दौरान हम सब घर बैठ गए और सब इंटरनेट के माध्यम से ही सब कुछ हो रहा है, और आज ये हमारी बेसिक नीड में आ चुका है इंटरनेट। क्या आप भारत में सभी को इंटरनेट मिल रहा है? अभी बहुत से लोग हैं जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। तो आज की डेट में हम बेसिक नीड अप्रोच मेथड से अगर इंडिया के डेवलपमेंट को चेक करें, तो क्या हमें स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिल पा रही? नहीं ना। क्या हम लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है? नहीं। लिटरेसी ही नहीं 100% है, तो एजुकेशन कहाँ की, वो तो दूर की बात हो गई। क्या जो एजुकेशन हमको मिल रही है वो हमारी बेहतर लाइफ के लिए जरूर खरी उतर रही है? बेहतर लाइफ बनाने के लिए वो खरी उतर रही है जो इंडिया में एजुकेशन मिल रही है? हम तो पढ़ने के बाद भी बेरोजगार रहते हैं, देख रहे हो। सैनिटेशन की स्थिति क्या है? अगर भारत में सैनिटेशन अच्छा होता तो स्वच्छ भारत अभियान नहीं चलाया जाता। इसका मतलब है स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, इसका मतलब अभी स्वच्छता में हम बहुत पीछे हैं। तो इनकी स्थिति अगर हम देखें तो बहुत अच्छी तो नहीं है। हम बिल्कुल क्रॉस तो नहीं लगाएंगे, है ना, ऐसा नहीं है। मतलब सरकार हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सैनिटेशन की बात कर रही है, दे रही है, वर्क हो रहा है, बट क्या ये चीज़ें हमें 100% अभी मिल रही? नहीं। क्या इंटरनेट फैसिलिटी हमें 100% मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो हम अपने देश की तुलना दूसरे देश से अगर करें तो हमारे देश में रोटी, कपड़ा, मकान की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वच्छता की क्या स्थिति है, इंटरनेट की क्या स्थिति है, फिर हम दूसरे देश के साथ तुलना कर लें वहाँ से,
वहाँ का एजुकेशन कैसा है, वहाँ का हेल्थ फैसिलिटी कैसी है ना, सैनिटेशन की स्थिति क्या है। हम लोग इंडिया में सैनिटेशन के लिए अवेयर करना पड़ता है लोगों को। घर से कूड़ा निकालेंगे और गली में फेंक देंगे, उनको ये नहीं पता कि वो कूड़ा फिर बैक होके आ जाएगा। हम लोग रास्ते में कोई चीज़ खाएंगे, रैपर उसका फेंक देंगे रोड पे, केला खाएंगे छिलका रोड पे फेंक देंगे, गंदगी फैलाते हैं ना। लेकिन यही अगर हम लोग विकसित देशों में चले जाएं, तो अगर कोई टॉफ़ी खाता है तो टॉफ़ी का चॉकलेट का रैपर रोड पे नहीं फेंकता है, वो पॉकेट में रख लेता है और जहाँ पर उसको डस्टबिन दिखती है वहाँ पर डालते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में आदत कैसी है, रैपर फाड़ा, चॉकलेट अंदर और रैपर रोड पे, या डस्टबिन में डाला भी तो डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, साइड में फेंक देंगे, डस्टबिन वहाँ खाली पड़ी रहेगी। ये हमारे यहाँ लोग भी, मानसिकता भी ऐसी है, तो ये समस्या है। दूसरा, अगर हमें रोटी मिल भी रही है तो रोटी यानी भोजन का कैसा स्तर है, क्या वो बैलेंस डाइट है, ये भी तो चेक करेंगे। तो रोटी मिल ही जाए वही बहुत बड़ी बात है, बैलेंस डाइट तो बात की बात है। फिर कपड़ा या जो मकान है, आवास, तो पहले तो आवास की स्थिति देखें है कि नहीं है, और है भी तो किस लेवल का है। ऐसा तो नहीं कि घर तो है लेकिन झोपड़पट्टी है, तो उससे तो डेवलपमेंट नहीं होगा ना। तो ये चीज़ भी हमें देखनी होती है। तो इसमें शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, अब स्वास्थ्य की सुविधाएं अगर अच्छी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी, क्लियर। दूसरा, जैसे खाद्य है, तो जो हमें भोजन मिल रहा है, जिस लेवल का भोजन मिल रहा है उससे हमें क्या पर्याप्त कैलोरी मिल रही है, ये भी देखना पड़ेगा, है ना। तो किस टाइप का भोजन मिल रहा है हमारी थाली में, कौन कौन से भोजन में न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी तो चेक करना पड़ेगा। मतलब कि हम तो पेट भरने के लिए खा रहे हैं और जो डेवलप्ड कंट्री है वो बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसी से। हम लोग केमिकल वाले खा रहे हैं, वो ऑर्गेनिक खा रहे हैं, तो साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा हैं, हम लोग बीमार भी ज़्यादा होते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। अब सैनिटेशन में हमें देखना पड़ेगा कि स्वच्छता प्राप्त जनसंख्या का परसेंटेज क्या है, ये चेक कर लेंगे। फिर इसमें एक चीज़ और है, इसमें हम लोग वाटर सप्लाई भी जोड़ लेंगे। रोटी कपड़ा मकान, और आज की डेट में वाटर सप्लाई को भी, जल आपूर्ति भी एक संघर्ष हो चुका है, तो ये भी बेसिक नीड में है, जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई। अब आप देखो कि जैसे सभी को क्या स्वच्छ पानी मिल रहा है, ये तो एक बड़ी समस्या है आज की डेट में, इससे इस किल्लत से हम लोग जूझ रहे हैं। तो ये बेसिक नीड में है ना वाटर। तो अगर स्वच्छ जल आपूर्ति प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत चेक करें अपने देश में, भारत में, तो वो बहुत कम होगा, और डेवलप्ड कंट्री में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो। तो ये सारे फैक्टर देखेंगे, है ना, ये सारी लिस्ट में जितनी बेसिक नीड्स है सबको चेक करेंगे, और जिस देश से हमें तुलना करनी है उससे हम देख लेंगे। अब इनमें क्या 100% चीज़ें हैं, सारी चीज़ें 100% हैं, नहीं है। अगर किसी देश में 50% है तो किसी में 60% होगी, तो वो हमसे आगे है। किसी में 90% होगी, किसी में 100% होगी, तो वो हमसे बहुत आगे, वो डेवलप्ड है। तो इस आधार पर हम चेक कर सकते हैं कि हम किस स्टेज में हैं। क्लियर हो गई बात, है ना। आवास पहले देखेंगे है कि नहीं, और है तो फिर चेक करेंगे किस लेवल का है ना, कैसा है, ये भी चेक करेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं वो सिर्फ अब रोटी कपड़ा मकान को बेसिक नीड्स में काउंट नहीं करते, वो तो है ही, लेकिन साथ में ये इस बेसिक नीड की लिस्ट में ये 5 चीज़ें और जोड़ दी हैं। ये 3 और 5 8 चीज़ें इसके आधार पर चेक करते हैं अपने डेवलपमेंट को, क्लियर। और ये चीज़ें मिल तभी पाएंगे जब देश की नेशनल इनकम यानी जीडीपी बहुत अच्छी होगी, पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी जिस देश की, वो उस देश की सरकार ये चीज़ें अपनी जनता को दे पाएगी। और नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्किल्ड होना पड़ेगा। ओके, चलो। और हमारे देश में स्किल्ड पॉपुलेशन है नहीं, फर्जी की है वो। चलो, तो ये क्लियर हो गया होगा, आई होप कि क्लियर हो गया होगा सभी को। तो अगर सभी को क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो हमने अभी पढ़ाया बेसिक नीड अप्रोच, ये क्या आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी अप्रोच पर।
अब बात करते हैं PQLI पर। PQLI के माध्यम से हम चेक करेंगे कि डेवलपमेंट की स्थिति क्या है। तो दूसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसके माध्यम से हम चेक करेंगे डेवलपमेंट को, मेजरमेंट करेंगे विकास का। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक फैक्ट की बात कर लेते हैं कि ये जो PQLI मेथड है ये कौन लाया था। तो इसके जो मूल प्रतिपादक थे, जो फर्स्ट टाइम इस मेथड को फॉर्मुलेट किया था, वो थे जॉन टिनवर्जन। तो मूल प्रतिपादक थे जॉन टिनवर्जन। जॉन टिनवर्जन 1976 में ये मेथड दिया था। कब दिया था? 1976 में जॉन टिनवर्जन। लेकिन इस पर आगे चल के काम किया था मॉरिस डी मॉरिस ने। तो मॉरिस डी मॉरिस ने इसको तैयार किया था इस मेथड को, लेकिन उसके पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था जॉन टिनवर्जन ने। तो इसलिए इसको मॉरिस डी मॉरिस के नाम से भी जाना जाता है। मॉरिस डी मॉरिस के नाम से भी जानते हैं। जाना जाता है। तो चाहे मॉरिस डी मॉरिस बोलो, चाहे वो PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, PQLI बोलते हैं, PQI नहीं, PQLI। क्लियर? तो PQLI को हम कैसे इसमें प्रयोग करते हैं, तो किस तरीके से हम चेक करेंगे इसके आधार पर कि कोई देश विकास की किस अवस्था में पहुंचा है, विकास का क्या स्तर है। PQLI चलिए समझते हैं। तो जो PQLI है इसमें 3 वेरिएबल होते हैं। तो PQLI में कितने वेरिएबल होते हैं? 3 वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? तो इसमें एक होता है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सेकंड, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। और शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें 3 चरों का, अब ये प्रीलिम का क्वेश्चन हो गया, PT का क्वेश्चन हो गया, बना देगा कि ऐसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। PQLI का प्रयोग विकास की अवस्था को मापने में किया जाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि PQLI 3 चरों से तैयार किया जाता है, 3 वेरिएबल इसमें रखे जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, ये 4 चीज़ें यहाँ पर चेक। अब इसका एवरेज निकाला जाता है। PQLI का एक एवरेज निकाला जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसको क्या करते हैं, इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं। यानी इसको अगर हम 1 माने, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, तो जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस लिटरेसी रेट, तो इसको हम लोग मौलिक साक्षरता भी कह सकते हैं, बेसिक लिटरेसी साक्षरता दर। यहाँ पर हम मौलिक साक्षरता दर यूज कर लें शब्द, तो बेसिक लिटरेसी रेट, BLR, बेसिक लिटरेसी रेट,
या बेसिक लिटरेसी इंडेक्स कह सकते हो, इंडेक्स, और इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडेक्स IMI, तीनों को हमने ऐड कर लिया, जोड़ लिया, और एवरेज निकालने के लिए इसको हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ये। और जब इसका हम PQLI निकालेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 रहती है और मिनिमम वैल्यू 0 रहती है। इसमें जब इसका हम कैलकुलेट करेंगे PQLI तो ये 2 वैल्यू दिखाएगा, मैक्सिमम 100 होगा और इसका मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 100 और मिनिमम 0। तो अगर किसी देश का PQLI निकालेंगे और अगर हम 100 की तरफ बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो अच्छा माना जाता है, वो अच्छी स्थिति को दर्शाता है। देखना ध्यान से, तो अगर हम 100 की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसे अच्छा माना जाता है। अगर 100 हो गया तो बहुत ही अच्छा है, तो 100 की तरफ बढ़ना, ऐसे लिख देते हैं, 100 की तरफ बढ़ना अच्छा और 0 की तरफ आना खराब। तो अगर किसी देश का PQLI 100 की तरफ जा रहा है, मतलब पहली साल रिपोर्ट आई तो 50 था, दूसरी साल आई तो 60 हो गया, फिर आई तो 75 हो गया, बढ़ रहे हैं ना 100 की तरफ, यानी अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हम विकास की किस अवस्था में हैं। क्लियर, विकास की किस स्टेज में है। अब यहाँ पर अगर किसी एक सीमा है, इसकी एक खामी क्या है, इसकी ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक यहाँ पर ये दिख रही है कि इसमें हमने 3 चीज़ें ली हैं। इसमें दोस्तों ये पॉजिटिव हैं, जीवन प्रत्याशा जितनी ज़्यादा होगी उतना PQLI ज़्यादा होगा, साक्षरता दर जितनी ज़्यादा होगी उतना PQLI ज़्यादा होगा, लेकिन जितनी ज़्यादा शिशु मृत्यु दर होगी तो भी PQLI ज़्यादा होगा। तो ये निगेटिव सेंस में हो गया। तो हमने ये जब PQLI निकाला, पता लगा कि उस देश में साक्षरता तो कम थी, बेसिक लिटरेसी कम थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, लेकिन ये 2 फैक्टर, ये 2 वेरिएबल कम थे, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से ज़्यादा हो गया। तो अब देखना हमें ये पड़ेगा कि जो PQLI हमने निकाला है वो कहीं IMI इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अधिक होने से तो नहीं अधिक आया है, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा। ये जानते हो ये कब अच्छा होगा, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये कम हो और ये दोनों ज़्यादा हो, ये अधिक हो, और तब PQLI ज़्यादा आए तो हम कहेंगे आर्थिक विकास हो रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो, बेसिक लिटरेसी रेट ज़्यादा हो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो, तो हम कहेंगे कि PQLI ज़्यादा है और डेवलपमेंट है। तो हम केवल PQLI की मोटी मोटी तस्वीर देखकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम डेवलपमेंट की स्थिति में हैं। उसके अंदर घुस के हमें ये देखना पड़ेगा कहीं शिशु मृत्यु दर तो ज़्यादा नहीं है, ये कम होनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया PQLI। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग और आगे। अब तीसरा तरीका यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं क्रय शक्ति समता विधि, PPP। क्रय शक्ति समता विधि। तो इसके आधार पर हमें चेक करना है आर्थिक विकास की माप को। अब ये क्या है, ये PPP इसको कहते हैं, एब्रिविएशन इसका PPP है, परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड। तो इसके आधार पर हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये है क्या, इसको समझना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इस विधि का प्रयोग सबसे पहले कब और किसने किया था। तो इसका प्रयोग
सबसे पहले IMF ने किया था इस मेथड का। तो सबसे पहले IMF के द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा 1993 में इसका प्रयोग किया गया था। क्यों प्रयोग किया गया था? इसमें विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना करने के लिए। तो वर्तमान में इसको विश्व बैंक प्रयोग कर रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में ये कुछ फैक्ट हैं, ये PT फैक्ट आप लिख सकते हैं, ये प्रीलिम के लिए फैक्ट है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक द्वारा विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर, विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर का तुलनात्मक अध्ययन, तुलना करने के लिए, स्तर की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ये PT फैक्ट है, इसके लिए आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट, तो इसका प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो प्रतिपादक है वो है GR कैसल। GR कैसल को माना जाता है। GR कैसल को माना जाता है प्रतिपादक। लेकिन जो GR कैसल हैं, इनके साथ एक समस्या थी। इन्होंने इसका प्रतिपादन विनिमय दर के निर्धारण के संबंध में किया था। इन्होंने जो GR कैसल हैं, इन्होंने इसका प्रतिपादन विनिमय दर के निर्धारण के संबंध में किया था। विनिमय दर, रेट ऑफ एक्सचेंज निर्धारण के संबंध में किया था। ये विनिमय दर क्या होती है? विनिमय दर कुछ नहीं, देखो समझो, जैसे हमारे देश की करेंसी और अमेरिका की करेंसी, दोनों में रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है? जैसे आज की डेट में अगर बात करें तो 80 रुपए जो है इंडियन करेंसी INR, और ये होगी बराबर $1 के। ये विनिमय दर है। यानी अगर हम लोग डॉलर से रुपया को एक्सचेंज करें तो 80 रुपया हमें देना पड़ेगा और $1 हमें मिलेगा। ये विनिमय दर है। तो इन्होंने जो GR कैसल महोदय थे, इन्होंने जो PP का प्रतिपादन किया था, तो किस संबंध में किया था? तो इन्होंने इसका प्रतिपादन विनिमय दर, रेट ऑफ एक्सचेंज के निर्धारण के संबंध में किया था। लेकिन PP एक्चुअल में रेट ऑफ एक्सचेंज है ही नहीं। ये है क्या फिर? अभी हम लोग बात करेंगे। ये रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं है, यानी आर्थिक विकास, आर्थिक जो मतलब सॉरी, ये PP है, ये रेट ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ये कुछ और है। अभी आपको समझ में आएगा ये क्या है। तो विदेशी विनिमय दर जो है, जो विदेशी विनिमय दर होती है, जैसे हम अपने देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से एक्सचेंज करें तो उसको हम बोलेंगे विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो विदेशी विनिमय दर क्रय शक्ति समता को व्यक्त नहीं करता, क्रय शक्ति समता को व्यक्त नहीं करता। ध्यान रखिएगा, अगर मान लो प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ दे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और पहला स्टेटमेंट डाल दे PP क्रय शक्ति समता विदेशी विनिमय दर को इंडिकेट करता है, जो कि गलत है। वो विदेशी विनिमय दर यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट को इंडिकेट कतई नहीं करता है। ये बात याद रखिएगा।
अभी हम आपको बताएंगे ये किस चीज को इंडिकेट करता है। क्लियर? तो लेकिन आज की डेट में इसी का प्रयोग वर्ल्ड बैंक किस रूप में कर रहा है? विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तुलना करने के लिए प्रयोग कर रहा है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान में कौन सी संस्था ट्रिपल पी को विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर के तुलना करने के लिए प्रयोग कर रहा है, तो वो कौन सी संस्था है? वर्ल्ड बैंक। ये आपको याद रखना, ये पीटी फैक्ट है। अब क्रय शक्ति क्षमता एक्चुअल में है क्या, ये अब समझते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक प्रीलिम फैक्ट हो गए। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल में ये क्या है। तो इतना तो तय हो गया कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट तो नहीं है। अब ये है क्या? तो हमें देखना यहां पर ये है कि जैसे मान लो कि कोई देश है, जैसे भारत है या अमेरिका है, अगर इसकी करेंसी, जैसे भारत का INR, ये, और अमेरिका का डॉलर, तो हम समझे जा रहे हैं ट्रिपल पी। ये है क्या? क्रय शक्ति क्षमता, क्रय शक्ति। ठीक है? तो जैसे हमारे देश के अंदर जैसे INR है, तो इंडिया के अंदर हमारी जो करेंसी है, किसी वस्तु को हमारी इस करेंसी से कोई वस्तु कितनी मिलेगी, अर्थात किसी देश में उस देश की आधिकारिक मुद्रा में कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। किसी देश के अंदर उस देश की जो ऑथराइज्ड करेंसी है, आधिकारिक मुद्रा से कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। अब अगर हम अमेरिका की बात करें, अगर हम USA की बात करें यहां पर, तो जो डॉलर है, तो USA के अगर हम ट्रिपल पी निकाले, क्रय शक्ति क्षमता, तो USA की जो आधिकारिक मुद्रा है डॉलर, उस डॉलर से इस USA के अंदर कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, है ना? कितनी वस्तुएं खरीद, जैसे मान लो एक कोई हमारे यहाँ कोई एक कार है, मान लो, चलो हम यहाँ पर एक कार का एग्जांपल लेते हैं, और ये कार भारत में है, कोई कार है और वो आती है 10 लाख रुपए में। कितने में आती है? इंडिया में 10 लाख में आती है। तो हमें इस कार को खरीदने के लिए 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे अपने देश के अंदर। अब यही कार अमेरिका में जो इंडिया में 10 लाख रुपए में मिलती है, तो अमेरिका में हो सकता है कि ये 50,000 डॉलर में मिल जाए, 50,000 डॉलर में मिल जाए। तो हमें इस कार को खरीदने के लिए अपने देश के अंदर 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और अमेरिका को इसी कार को खरीदने के लिए अमेरिका के अंदर 50,000 डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। तो हमने 10 लाख खर्च किए और इसने 50,000 खर्च किए। भले ही हमारा रुपया है, इसका डॉलर है, लेकिन क्वांटिटी यहाँ 10 लाख हमारी ज़्यादा है और इसकी क्वांटिटी कम है, ये 50,000 ही है। भले ही हम विनिमय अगर देखेंगे तो हम यहाँ पर डॉलर, इसने अपनी करेंसी 50,000 खर्च की और कार मिल गई, और हमने अपनी करेंसी 10 लाख खर्च की तब हमें ये कार मिली। इसका मतलब है हमारी करेंसी की क्रय शक्ति कम है और डॉलर की करेंसी, अमेरिका की करेंसी की क्रय शक्ति उस देश के अंदर ज़्यादा है। तो हमारी क्रय शक्ति कम है हमारे देश के और इसकी ज़्यादा है, तो फिर ये आगे हो गया ना हमसे। ट्रिपल पी के आधार पर ये इकोनॉमी आगे हो गई ना, अमेरिका वाली। क्लियर? तो बस जो ट्रिपल पी है,
तो अब रहन सहन का स्तर देखो कैसे वर्ल्ड बैंक इससे पता करता है कि हमारे पास जब ज़्यादा रुपया होंगे तब हम अच्छी कार 10 लाख वाली कार ले पाएंगे, और अमेरिका के अंदर 50,000 में वो कार मिल जाएगी। तो अमेरिका के हर लोग के पास ये 10 वो कार होगी, और हमारे देश में उसी के पास होगी जो 10 लाख कमा रहा होगा, और अमेरिका में 50,000 जो कमा रहा होगा उसके पास भी वो कार होगी। तो रहन सहन का स्तर अमेरिका का ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ना, हमारे देश का स्तर उतना अच्छा नहीं होगा। तो वर्ल्ड बैंक कैसे चेक करता है? PPP के आधार पर विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर का तुलनात्मक अध्ययन कैसे करता है PPP के आधार पर। क्लियर? तो PPP क्या हो गई, फिर से एक बार सुन लो। किसी देश में उस देश की आधिकारिक मुद्रा में कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। तो अगर हम कम मुद्रा में ज्यादा वस्तुएं खरीद लेते और अमेरिका में उन्हीं वस्तुओं को खरीदने के लिए ज्यादा करेंसी लगानी पड़ती उसको, तो फिर हम आगे हो गए होते उससे। क्लियर होगी बात? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो PPP बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं होता है। ये क्या होता है? किसी देश के अंदर उस देश की आधिकारिक मुद्रा में कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, यानी सिंपल से समझो कि उस देश की मुद्रा में देश के अंदर कितनी वस्तुएं खरीदने की क्षमता है, बस इतनी सी बात है। क्लियर? तो जिसकी करेंसी में वस्तुएं खरीदने की क्षमता ज़्यादा होगी तो उस देश के लोगों के पास ज़्यादा वस्तुएं होंगी, यानी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा अच्छा होगा। क्लियर? तो आज हमने यहाँ पर आर्थिक विकास की माप के 3 मेथड यहाँ पर पढ़े, और हमने आपको 6-7 मेथड बताए हैं, उसमें 2-3 मेथड अभी हम आपको और समझाएंगे, लेकिन वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू क्लास।